हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना से संबंधित। देखिए, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के अंदर अपन सहसंयोजक बंध के बारे में बात कर चुके हैं, आयनिक बंध के बारे में बात कर चुके हैं, साथ ही लुईस बिंदु संरचनाएं किस प्रकार से बनाते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से अपन चर्चा कर चुके हैं। आप लोग जो है इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और बार बार वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब अपन कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्ट आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है या बीच बीच में अपने काम आती रहेगी। तो उन परिभाषाओं को अपन यहाँ पर एक साथ अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए। शुरू करते हैं अपन आज का इस सेशन को। और सेशन के अंदर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहली परिभाषा जो अपनी आती है वो है जालक एंथैल्पी। जालक एंथैल्पी या इसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। देखो भाई, जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा कहते किसे हैं? सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं, उसके बाद फिर अपन इसको अच्छे से समझते हैं। तो परिभाषा आप लोग नोट कीजिए यहां पर कि किसी एक मोल आयनिक ठोस, किसी एक मोल आयनिक ठोस को उसके अवयवी गैसीय, उसके अवयवी गैसीय आयनों में, गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? तो किसी एक मोल आयनिक ठोस को उसके अवयवी गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? या फिर अथवा लगा के एक और परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। क्या है? एक मोल गैसीय धनायन एवं एक मोल गैसीय ऋणायनों के संयोग से एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण पर मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। तो देखो, परिभाषा अपन ने यहाँ पर पढ़ी है कि किसी एक मोल आयनिक ठोस को उसके अवयवी आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा कहलाती है। अब सुनो, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे अपने पास 1 मोल NaCl है, ये आयनिक ठोस है भाई, ये क्या है, आयनिक ठोस है। 1 मोल अपने पास क्या है, NaCl है। अब ये जो 1 मोल NaCl है ना, इस 1 मोल NaCl को तोड़कर, इसको तोड़कर इसके गैसीय आयनों में, यानी Na+ भी क्या हो, गैस हो, Cl- जो बनेगा वो भी क्या हो, गैस हो। तो इस 1 मोल आयनिक ठोस को तोड़कर Na+ गैस अवस्था में, Cl- गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, या इनके आयनों को अपने अवयवी गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं क्या, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। तो ध्यान से वापस सुनेंगे, क्या बोला, 1 मोल आयनिक ठोस, 1 मोल आयनिक ठोस है, उसके अवयवी गैसीय आयनों में, ठोस को उसके अवयवी गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो देखो भाई, ये 1 मोल आयनिक ठोस है, इसके जो गैसीय आयन हैं, यानी कि इसके अंदर Na+ है और Cl- है, 2 ही प्रकार के आयन है। अब इसको तोड़कर अवयवी गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा। अब इसका उल्टा भी अपन बोल सकते हैं, जो अपन ने सेकंड परिभाषा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, कि 1 मोल तो क्या लें अपन, गैसीय धनायन लें, और 1 मोल अपन क्या लें, गैसीय ऋणायन लें। इन दोनों को जोड़कर क्या बना दें अपन, 1 मोल NaCl बना दें। तो यहाँ पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी, ध्यान रखें, मुक्त हुई ऊर्जा कहलाएगी जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा। तो ध्यान रखें, जब किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब किसी पदार्थ को जोड़कर कोई अन्य पदार्थ बनाया जाता है तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब बंध टूटते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब बंध बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से एक छोटी सी परिभाषा अपने पास थी, जालक एंथैल्पी के बारे में बात यहाँ पर अपन ने की है, जो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, क्या है परिभाषा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी 1 मोल आयनिक ठोस को उसके अवयवी गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, या फिर 1 मोल गैसीय धनायन 1 मोल गैसीय ऋणायनों के संयोग से 1 मोल आयनिक ठोस के निर्माण पर मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है ना, तो ये थी अपनी पहली परिभाषा जो अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, और भी बहुत सारी परिभाषाएं होती है। अब इनमें देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन अगली परिभाषा के बारे में, और वो है, देखो, आबंध प्राचाल। एक टॉपिक है अपना छोटा सा, आबंध प्राचाल। इसके अंदर कुछ देखो, यहाँ पर आबंध प्राचाल को बोलते हैं अपन बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पैरामीटर होते हैं इसके अंदर कुछ परिभाषाएं आती है, जैसे पहली परिभाषा आती है आबंध लंबाई। तो इन परिभाषाओं को अपन यहां पर देखेंगे, आबंध लंबाई, या देखो इसको आबंध को अपन क्या बोलते हैं, बंध भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बात एक ही है, आबंध लंबाई बोलो या बंध लंबाई बोलो। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब देखो भाई, आबंध लंबाई के बारे में चर्चा करें या बंध लंबाई के बारे में चर्चा करें, तो कोई भी 2 परमाणु जब बंध बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब बंध बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उन दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको बोला जाता है बंध लंबाई। क्या कहा जाता है, बंध लंबाई कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, परिभाषा क्या होती है, किसी अणु में, किसी
अणु में बंधित परमाणुओं, किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों, किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सी यहाँ पर बात करें कि दो परमाणु हैं जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। देखो, इस प्रकार से दो परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब ये दो परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बंधित परमाणु हैं, ये अणु है कोई, इस एक अणु के अंदर दो परमाणु जुड़े हुए हैं, बंधित हैं, तो इनके जो नाभिक होते हैं ना, इन नाभिकों के बीच की ये जो दूरी आपको दिख रही है, यही क्या है? यही आपकी बंध लंबाई होती है। क्या होती है? बंध लंबाई होती है। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इस चीज को। क्या बोला मैंने? किसी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर अगले बिंदु के बारे में, अगली महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में, और वो होती है आपकी सेकंड, आबंध कोण। आबंध कोण, या इसको बोलते हैं बंध कोण। क्या बोलते हैं? बंध कोण अपन इसको बोलते हैं, है ना। बॉन्ड एंगल, इंग्लिश में बोलेंगे तो बॉन्ड एंगल। ठीक है भाई। तो ये जो बंध कोण होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित जो दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य कोण को बंध कोण कहा जाता है। एक बार परिभाषा अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखो, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से बंधित, केंद्रीय परमाणु से बंधित निकटवर्ती परमाणुओं, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से बंधित निकटवर्ती परमाणुओं के बंधों के बीच का कोण, बंधों के बीच का कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोण कहलाता है। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, बोल रहे हैं किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से बंधित निकटवर्ती परमाणुओं के बंधों के बीच का कोण बंध कोण कहलाता है। जैसे देखो इधर, ये ऑक्सीजन है, मैं H2O अणु की बात कर रहा हूँ। H2O अणु की संरचना अपन बनाए तो कैसे बनाएंगे भाई? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं कौन? दो हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये इसकी संरचना है। और यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं, ये आप लोग इसकी संरचना बनाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? ये है केंद्रीय परमाणु। इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं ये दो परमाणु, और दोनों निकटवर्ती परमाणु हैं, पास पास वाले परमाणु हैं। तो क्या बोल रहे हैं? किसी अणु में केंद्रीय परमाणु यानी ऑक्सीजन
से जुड़े निकटवर्ती परमाणु, ये निकटवर्ती परमाणु, इन दोनों के जो बंध है ना, ये इन दोनों के जो बंध आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का ये जो कोण होता है, यही कोण क्या कहलाता है? बंध कोण कहलाता है। और H2O में इसका मान होता है 104.5 डिग्री। ठीक है ना? तो यही क्या है? यही कोण आपका बंध कोण होता है, जिसको अपन डिग्री में मापते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये था अपना बंध कोण के बारे में यहाँ पर बात। तो देखो, आबंध प्राचाल के अंदर दो परिभाषाएं अपन देख चुके हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आबंध लंबाई या बंध लंबाई क्या होती है? किसी भी अणु में बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। ये अणु में जुड़े हुए दो परमाणु हैं, देखो बंधित का मतलब होता है जुड़े हुए, दो परमाणु हैं, तो इनके नाभिकों के जो बीच की दूरी होती है ना, वही क्या कहलाती है? बंध लंबाई कहलाती है। आबंध कोण की बात करें तो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से बंधित निकटवर्ती परमाणुओं के बंधों के बीच का कोण, ये केंद्रीय परमाणु है, इससे बंधित दो निकटवर्ती परमाणु हैं, इनके बंधों का जो बीच का कोण होगा वो क्या कहलाएगा? बंध कोण कहलाएगा, जिसको अपन मापते हैं किसमें? डिग्री में। ठीक है ना? तो ये था अपना बंध कोण, यानी कि एक और परिभाषा। अब बात करते हैं अपन और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो अपन को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो आबंध प्राचाल के अंदर ही और जो परिभाषा आती है उसमें आता है आपका बंध ऊर्जा, या उसको बोलते हैं आबंध ऊर्जा। ठीक है, चलो तो ध्यान से आप लोग इस चीज को भी देखिए। आबंध ऊर्जा, देखो आबंध ऊर्जा बोलो या बंध ऊर्जा बोलो, या ऊर्जा की जगह पर आप लोग क्या बोल सकते हो? एंथैल्पी भी बोल सकते हो, तो बंध एंथैल्पी भी बोल सकते हो भाई, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे तो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब सुनो, बंध ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में बात करें तो गैसीय अवस्था में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं क्या? आबंध ऊर्जा। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित एक मोल बंध को, एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भाई, अब इस चीज को अपन समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि बात करें अपन, यहाँ पर H2 अणु है, ये गैस अवस्था में है H2 अणु। आपको पता है H2 अणु को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, HH। ठीक है ना? अब देखो इसके मध्य क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मध्य H2 अणु में एक ही बंध है। अब एक बंध है ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन एक मोल बंध। क्या बोल रहे हैं? एक मोल बंध। ठीक है, तो देखो गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित एक मोल बंध, ये देखो गैसीय अवस्था में अणु था, इस अणु के दो परमाणु हैं, इनके मध्य क्या है? एक मोल बंध है।
इस 1 मोल बंध को क्या करना है आपको, तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो जैसे ये टूटेगा तो इस प्रकार से क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन परमाणु बन जाएंगे गैसीय अवस्था में। 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां पर बन जाएंगे, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में बन जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 मोल बंध को तोड़कर गैसीय परमाणु में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी उसी को क्या बोला जाता है, बंध ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो आता है डेल्टा एच बराबर, इसका जो मान आता है बंध ऊर्जा का मान वो आता है 435.8 किलो जूल प्रति मोल आता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो इस तरह से 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, बंध ऊर्जा कहलाती है, बंध एंथैल्पी कहलाती है। आ जाएगी। चलो भाई, तो ये थी एक और परिभाषा जो अपन को यहां पर समझनी थी। अब बात करते हैं अपन अगली परिभाषा के बारे में, और वो होती है आबंध कोटि। आबंध कोटि या इसी को बोलते हैं बंध कोटि। बंध कोटि इंग्लिश में बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या बंध कोटि कहलाती है। बंध कोटि कहलाती है। ठीक है ना। अब सुनो भाई, क्या बोला मैंने, किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या क्या कहलाएगी, बंध कोटि, यानी बंधों की संख्या आपको गिननी है। जैसे अपन लेते हैं कुछ अणु और उनमें आपको बतानी है क्या, बंध कोटि। तो आसानी से बता सकते हो आप लोग। देखो इधर, जैसे बात करें अपन यहाँ पर, मैंने अणु लिया है H2 अणु। क्या लिया है, H2। अब आप लोग जानते हैं H2 को अपन H एकल बंध H से लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H से लिखते हैं। तो बंध कोटि कितनी है, 2 परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या कितनी है, 1 है। तो बंध कोटि हो जाएगी 1। अपन बात करें Cl2, तो भाई Cl2 को भी अपन ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगी, बंध कोटि 1 हो जाएगी। आगे बात करें अपन O2 के बारे में, तो आप लोग जानते हैं O2 को अपन O डबल बॉन्ड O से लिखते हैं। 2 बंध आ रहे हैं तो बंध कोटि कितनी हो जाएगी, 2। आगे बात करें अपन नाइट्रोजन N2 के बारे में, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन में आप लोग 3 बंध लगाते हैं। ठीक है, तो बंध कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, बंध कोटि कहलाती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आ जाएगी बात समझ में भाई। चलो, तो ये आबंध प्राचाल के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई है। अब एक छोटी सी बात अपन यहाँ पर और देख लेते हैं इस बंध कोटि के बारे में। देखो, नोट लगाकर एक चीज मैं आपको लिखा देता हूँ कि सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज, पढ़ी है अपन ये चीजों को। सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। तो सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज की बंध कोटि समान होती है। यानी आपको यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज दे दी जाए तो उनकी बंध कोटि यदि निकालने की बोली जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए उनकी बंध कोटि हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे देखो F2 की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखो एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। अब 9 कुल इलेक्ट्रॉन है, 2 परमाणु है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है। इसकी बात करें O2 - 2 की, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास हो जाएंगे कितने 16, और 2 इसने ग्रहण किए हुए हैं, कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए बोलेंगे इसको क्या अपन सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज कहेंगे। अब यदि इसमें पूछा जाए कि इसकी बंद कोटि कितनी होगी, तो भाई आप लोग जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं कि F2 जो होता है, F2 को आप लोग कैसे लिखते हैं, F सिंगल बॉन्ड F से लिखते हैं। अब इसकी बंद कोटि आपको पता है ना, तो फिर इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज है, इसकी एक है तो इसकी भी कितनी होगी, एक होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग उसको बता सकते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें तो सारी चीजें आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।